न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। भाजपा में फिर से एंट्री के साथ रेवाड़ी के पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास ने फिर चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर करते हुए कहा है कि नेतृत्व की कमी के चलते आज रेवाड़ी शहर दुर्दशा का शिकार हो चला है। अगर वे विधायक बने तो शहर की तस्वीर में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। न्यूज वॉइस से खास बातचीत में रणधीर कापड़ीवास ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की ओर इशारा करते हुए कहा है कि व्यक्ति विशेष ना तो किसी के टिकट कटवा सकता है और ना ही किसी को टिकट दिलवा सकता है। जब तक मदद का सवाल है तो पहले लोकसभा के चुनाव होंगे, उसके बाद ही विधानसभा की बारी है और उनका स्वभाव तो जैसे को तैसा है। वो जैसा बर्ताव उनके साथ करेंगे वह भी उनके साथ वैसा करने से पीछे नहीं हटेंगे। रणधीर कापड़ीवास ने रेवाड़ी नगर परिषद की चेयरपर्सन को अनुभवहीन बताया है और कहा है कि जब सुधार की सोच ही ना हो तो आखिर सुधार कैसे हो सकता है। आज अधिकारियों को खुली छूट मिल रही है और हो सकता है कि जो रोग अधिकारियों में है वह चेयरपर्सन में भी हो। वहीं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर रणधीर कापड़ीवास ने कहा है कि कांग्रेस राज में भी खूब घोटाले हुए हैं, लेकिन सत्ता में रहते हुए उजागर नहीं हो पाए। मगर ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि जब सरकार अपने ही अधिकारियों और नेताओं के कारनामे उजागर कर रही है और किसी भी भ्रष्ट अधिकारी या नेताओं को बख्शा नहीं जा रहा है, बल्कि उनकी जांच कराई जा रही है। तो आइए आपको भी सुनाते हैं और क्या कुछ कहा है रणधीर कापड़ीवास ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉइस। मैं हूं आपके साथ संजय कौशिक। राजनीति में कोई स्थायी नहीं होता। राजनीति में कभी भी कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, लेकिन कुछ शख्सियत ऐसे होती है जो पार्टी से लगातार जुड़ी रहती है। चाहे पार्टी उनको बाहर का रास्ता दिखा दे, लेकिन पार्टी के साथ उनकी वफादारी उसके बावजूद भी बरकरार रहती है। और उसी शख्सियत की बात कर रहा हूं मैं आज। रेवाड़ी से पूर्व में विधायक रहे रणधीर सिंह कापड़ीवास, जो कि अपने आप में पार्टी ने उनको निकाल तो दिया, लेकिन उन्होंने अपने आप को कभी पार्टी से अलग नहीं माना। उनके ऑफिस में उस वक्त भी नरेंद्र मोदी की तस्वीरें लगी रहती थी और वो अपने आप को फूल का सच्चा सिपाही मानते थे। अब उनकी विधिवत रूप से पार्टी में वापसी हो गई। तो अब उनसे जानेंगे कि जो ये वनवास का समय था ये किस तरह निकला। हमारे साथ है रणधीर कापड़ीवास। कापड़ीवास जी, सबसे पहले तो न्यूज वॉइस पे आपका स्वागत है। संजय कौशिक जी भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और न्यूज वॉइस को मैं बधाई देता हूँ कि पूरे इलाके के सही मुद्दे उठाकर और एक पूरे इलाके में अच्छा संदेश दे रहे हैं। इसके लिए आपको बधाई मुबारक। कापड़ीवास जी, आप बीजेपी में वापसी कर गए। पहले भी आप भी अपने आप को बीजेपी का ही मानते थे, लेकिन उसके बावजूद भी आपने 2019 का चुनाव इंडिपेंडेंट होकर लड़ा। तो क्या ऐसा ही मायने रहे कि आप बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता के तौर पर थे और इतने सालों से बीजेपी से जुड़े हुए थे, 2014 का चुनाव भी जीता। क्या कारण रहा कि पार्टी ने आपको 6 साल के लिए निलंबित कर दिया था? असल में आपने देखा होगा 2014 में हम जीते थे और जीतने के बाद पार्टी के लिए, पार्टी के द्वारा, पार्टी के लिए जो इस इलाके में काम किए, जो हमने मेहनत करके तरक्की दिलाई इलाके को, वो सर्वविदित है। उसके बाद 2019 में दुख तब हुआ कि बहुत समय से समर्पित यादवलैंड में और बीजेपी की पोजीशन तीसरी, चौथी, पांचवी लेकर हम आते थे। हारने का एक ही कारण होता था कि कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बन रही है, बीजेपी के 2-4 आदमी जीतेंगे। उस समय स्थिति ऐसी थी। तो कापड़ीवास जी कैंडिडेट बढ़िया है, पर भाई कप्तान साहब मंत्री बनेंगे। हार स्वीकार करते हुए हम बढ़ा रहे थे बीजेपी को, पर उस चुनाव में जब टिकट कटी, वो आपको पता है किसने कटवाई, कैसे कटी, बताने की आवश्यकता नहीं, पूरा इलाका जानता है। तब उस चुनाव में भी हम
बीजेपी के नाम से चुनाव लड़े थे, असली बीजेपी और नकली बीजेपी। असली इसलिए कहते थे जो जितने भी बीजेपी के समर्पित कार्यकर्ता थे, जिनके दिल में बीजेपी थी, जिनके अंदर बीजेपी थी, वो मेरी टिकट कटने से सब आहत हुए थे, कार्यकर्ता आहत हुए थे। जो इलाके में विकास को समझते थे उनको भारी दुख हुआ था। तो उन सब लोगों ने असली बीजेपी का साथ देने के लिए साथ दिया हमारा। और दुर्भाग्य से ही कहिए, ये घटना एक एक्सीडेंट था। तो पार्टी से निष्कासन वाली बात, मुझे कोई ऑफिशियल लेटर तो मेरे पास दिया नहीं, भेजा नहीं। लेकिन मैंने ये मान लिया कि जब मुझे बुला नहीं रहे हैं मीटिंग में, पार्टी पूछ नहीं रही है, कोई पद या कोई नहीं दे रहे हैं, तो सब अंडरस्टूड था कि अभी किसी और की चल रही है। कापड़ीवास जी, अभी वो जो सिचुएशन 2019 की आप बता रहे हैं, अभी भी हालात जस के तस है, क्योंकि वो शख्सियत तो आज भी भारतीय जनता पार्टी में है और अभी लोकसभा चुनाव है, उसके बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। तो आपको नहीं लगता कि वो फिर वही हालात बन सकते हैं? इस बार वो हालात नहीं बनेंगे। उसका कारण है कि आपने देखा होगा उस व्यक्तित्व की जितनी फजीयत हुई, हमने तो मदद की, हमेशा मदद की। किस लिए? हमारी पार्टी के सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, हमने मदद की, दिल खोल के मदद की। हमारा टाइम आया, उन्होंने जो हमारे साथ किया स्वाभाविक था, उसकी प्रतिक्रिया होनी जरूरी थी। पर अब पार्टी भी समझ चुकी है 100% पार्टी अब किसी व्यक्ति विशेष या किसी बड़े नेता के कहने से किसी को टिकट ना देगी ना काटेगी। आपको क्या लगता है कि इस बार आप फूल लाने में कहां तक कामयाब रहेंगे? रेवाड़ी सीट की बात करूं तो मैं व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा फिर कि मैं फूल लाऊंगा या मैं सफल हो जाऊंगा। मैं तो केवल इस बात को सोच के बीजेपी ज्वाइन की है कि आज नरेंद्र मोदी जी ने जो देश को दिशा देने का काम किया, जिस तरह से देश की तरक्की हुई है, पूरी दुनिया देख रही है कि हिंदुस्तान शिखर की तरफ जा रहा है, चहुमुखी विकास हो रहा है। और चाहे सांस्कृतिक विकास है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास, जल थल नभ गोदी में हो, चाहे समुद्री गोदी में देख लो आप, और एयरपोर्टों पे, रेल में, सड़कों पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है, या आईटी में, तो चाहूं और देश की जीडीपी में विकास हो रहा है। और एक टारगेट है कि 2047 तक भारत विश्व की प्रथम आर्थिक शक्ति बनेगा और एक विकसित भारत, जगत गुरु भारत की तरफ हम कहते थे, सुनते थे, लेकिन मात्र 10 साल में गति दिखने लगी। हर आदमी देख रहा है कि हम शिखर की तरफ जा रहे हैं, उड़ान भर चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में, और हरियाणा की अगर बात करें तो आप जरा गौर से देखिए, बनारसी दास जी मुख्यमंत्री रहे, भगवत दयाल जी मुख्यमंत्री रहे, राव वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री रहे, बंसीलाल जी मुख्यमंत्री रहे, ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री रहे, अपने देवीलाल जी मुख्यमंत्री रहे, हुकम सिंह भी रहे कुछ दिन के लिए। और तो आप ये देखिए, उन सब ने सरकार चलाई अपने हिसाब से, मुख्यमंत्री के हिसाब से, अपनी अनुकूलता से। पहले बार देश में ऐसी सरकार बनी, ऐसा मुख्यमंत्री मिला जिसने व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम किया है, प्रारंभ कर दिया है। व्यवस्था परिवर्तन वही थी कि आम जनता किसी नेता की चमचागिरी ना करे, उसकी हाजिरी ना दे, अधिकारियों की हाजिरी ना देनी पड़े, और विकास का लाभ गांव में जन जन तक पहुंचे, और कहीं घूमने के बजाय लोगों को ऑटोमेटिक लाभ मिले। व्यवस्था परिवर्तन बहुत टफ टास्क है, बड़ा कठिन काम है, कमियां है, विपक्षी उन कमियों का गीत गाते हैं, लेकिन जो दृढ़ संकल्प हो कि आज कमी है, हम झेल रहे हैं, उसका कष्ट झेल रहे हैं, लेकिन कल जब व्यवस्था परिवर्तन सुचारू रूप से आ जाएगी और कमियां सारी दूर हो जाएंगी, तो ये एक सुखद परिवर्तन माना जाएगा और उसको दुनिया हमेशा के लिए याद करेगी। इन सब चीजों को देख के मेरे मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति लगाव था, मेरे अंदर बीजेपी है, इसीलिए मैंने ज्वाइन की, बिना शर्त ज्वाइन की है। एक कापड़ीवास जी, सवाल ये है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि व्यवस्था परिवर्तन,
मोदी जी भी ये चाहते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन हो। और खट्टर की बात करें, हमारे जो सीएम साहब है, वो हम बात करें जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं। उनका एक नारा है कि आखिरी छोर पे जो व्यक्ति खड़ा है उस तक सरकार पहुंचे। लेकिन एक बात करूं मैं कि कांग्रेस में एक चीज थी भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार की वजह से कांग्रेस साफ हो गई। बिल्कुल। लेकिन कापड़ीवास जी, आपको नहीं लगता कि ये भ्रष्टाचार रूपी दानव हमारी सरकारें, खट्टर साहब चाह रहे हैं, मोदी जी चाह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी आपने देखा 2-3 दिन पहले 100 करोड़ का घोटाला। बहुत अच्छी बात कही आपने। मतलब किस तरह उजागर हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं अभी भी काफी कुछ करने की जरूरत है इसको। हाँ है, और उसमें एक अंतर समझना होगा। कांग्रेस के कार्यकाल में खूब घोटाले हुए, लेकिन घोटाले कांग्रेस उजागर नहीं करती थी, सरकार बदलने के बाद उजागर होते थे, उन पर दोष आरोप होते थे। पहली सरकार है मनोहर लाल खट्टर की, जिसने अपनी सरकार में अपने अधिकारियों को, अपने नेताओं को, जिसने भी भ्रष्टाचार किया है, बख्शा नहीं, उनकी जांच हो रही है। हमारे देश में अब जो एक जीन्स में पैदा कर दी भ्रष्टाचार पिछली सरकारों ने, एकदम तो आप उनको मिटा नहीं सकते। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि भ्रष्टाचारियों को ढूंढ ढूंढ के तलाश किया जा रहा है, उनको सजा दी जा रही है, कोई बख्शा नहीं जा रहा। ये बहुत अच्छी बात। एक कापड़ीवास जी, आप रेवाड़ी से विधायक रहे और रेवाड़ी के लिए आपने काफी कुछ किया, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि रेवाड़ी की जो हालात है, छोटी सरकार भाजपा की है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि पूरी रेवाड़ी में किस तरह से हालात बद से बदतर हो चले हैं। रेड लाइट टूटी हुई है, लाइटें रोड पे जल नहीं रही है, कूड़ों के अंबार लगे हुए हैं, और जो बात करें हम बेसहारा पशुओं की, उनके बार बार टेंडर हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद आप जहां भी निकलेंगे आपको बेसहारा पशु मिलेंगे रोड पे विचरते हुए। तो इन सब चीजों को अगर सरकार, छोटी सरकार आपकी है, राज्य में सरकार आपकी, प्रदेश में सरकार आपकी है, ऊपर सरकार आपकी है, तो फिर वजह क्या है कि ये सब चीजें क्यों नहीं हो पा रही है? संजय जी, इस बात के लिए मैं कह रहा था व्यवस्था परिवर्तन। आज कोई प्रतिनिधि नहीं है रेवाड़ी में, उस सोच से काम ही नहीं हो रहा, चेक एंड बैलेंस नहीं है। पिछले दिनों में जब मैं विधायक था, धारवेड़ा और रेवाड़ी की म्युनिसिपल कमेटी की हर मीटिंग में मैं बैठता था, और सबसे बड़ा फर्क क्या था, लोग मेरे से कहते थे ये पार्षद कप्तान साहब का है, इस गली में ये कप्तान साहब के लोग रहते हैं। मैंने कहा नहीं भाई, ये भारत के नागरिक हैं, रेवाड़ी के नागरिक हैं, विकास में पक्षपात नहीं हो सकता, पहले इनका काम करो। उनके पार्षद से मैं कहता था भाई तुम अपनी डिमांड करो, और टारगेट फिक्स करता था मैं अधिकारियों को बुला बुला के प्यार से, क्योंकि अधिकारी चाहते हैं प्यार और सम्मान, और जो प्यार और सम्मान से नहीं मानते उनके लिए सख्ती और डंडा। अब कोई सी चीज भी नहीं है, ना उनको प्यार मिल रहा, ना डंडा मिल रहा, खुली छूट मिल रही है। खुली छूट में जो भाई गड़बड़ भी होती है। नहीं तो अभी जैसे आप कह रहे हैं कि खुली छूट में गड़बड़ भी होती है, लेकिन चेयरपर्सन तो छोटी सरकार है, पूरे शहर की चुनी हुई है, तो क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि वो अधिकारियों पे कंट्रोल करे या उनकी नकेल कसे? मैं ये समझता हूं कि देखो, अनुभव का बड़ा फर्क होता है। हमारी चेयरपर्सन अनुभवहीन है, और जब चेक नहीं होते ना ऊपर से, तो चेयरपर्सन भी तो इंसान ही है। जो रोग अधिकारियों में वो चेयरपर्सन में भी हो सकता है। इसलिए एक नेतृत्व का अभाव रहा है रेवाड़ी में पिछले 3, 4, 5 साल से। जो मैं बता रहा हूं ना, मैं तो टारगेट फिक्स करता था, आप डिमांड दीजिए, अधिकारी 15 दिन में एस्टिमेट बना दे भाई, और अगले 15 दिन में इसके लिए वो लगा दे टेंडर, और इतने दिन में कंप्लीशन। और हम ये करते थे जैसे पानी भरा होता है ना, नहीं भाई, जेठ के महीने में ही अधिकारियों को बुला के बड़ी मशीन ला के सीवर भी और सब लाइनें अभी से साफ कर दो, बारिश होने के बाद करोगे तो क्या करोगे? तो कापड़ीवास जी, आप ये मानते हैं कि आप एक बार फिर से विधायक बनेंगे रेवाड़ी के, और रेवाड़ी के लोगों को कुछ रेवाड़ी में अच्छा देखने को मिलेगा, ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं? मैं आपको बताऊं, जब मैं अभी विधायक बना
पक्ष वाले हो चाहे विपक्ष वाले हो, सबसे पूछो, ऐसा लगता ही नहीं था मैं विधायक हूं। आम साधारण नागरिक से भी मैं नीचे अपने आप को अनुभव करता था और ये करता था, भगवान ने मुझे इतने बार हराने के बाद अवसर दिया है तो मैं इनका कर्जा कैसे उतारूं, मैं इनकी सेवा कैसे करूं, हर समय लगा रहता था। जिस अस्पताल में हम अखबार में छपाया करते, फोटो दिया करते, कुत्ते घूम रहे हैं अस्पताल में, और ये खबरें लगती थी, मैं आप लोगों को बताता था कि रेवाड़ी का हॉस्पिटल भाई भाई के झगड़े में एमएलआर काटने का और एक्सीडेंट केस में पोस्टमार्टम बनाने का एक दफ्तर मात्र है, इलाज है, था ही नहीं। और ओपीडी कितनी थी 2014 से पहले, तो आंकड़े की बात है 100 और 150। जिस तरह से हमने बिल्डिंग का पुनरुद्धार किया, मशीनें लेके आए, दूसरी बड़ी बड़ी मशीनें लेके आए, सारे मशीनों के साथ साथ स्टाफ डॉक्टरों की पूर्ति करी, तो मेरे कार्यकाल में 150 से और 2000 ओपीडी पहुंच गई। ये छोटी बात नहीं थी। उसका कारण ये था तो लोगों को विश्वास हो गया कि दवाई भी ठीक मिल रही है, डॉक्टर भी अच्छे हैं। मैं चेक करता था, बड़ी बात ये थी, मैं हर महीने अस्पताल में भी जाता था और निवेदन करता था डॉक्टरों से। इसी तरह से यहाँ ये सूखा इलाका था, पानी का अभाव था, नहरें चौड़ी करी, पानी साबिन डलवाया। ये आपके जो रेवाड़ी में पानी भरा होता था, ये ईटीपी से पानी साबी नदी में भेजा, लेकिन अब चेक बैलेंस नहीं है ना, तो क्या हो गया, ये शर्त थी कि ये ईटीपी 10 बीओडी तक पानी को साफ करके तब भेजे आगे। अब जब कुछ चेक करने वाला नहीं है तो ये बाईपास कर देते हैं, फिर बदबू का पानी वहां जाता है, लोग परेशान होते हैं। तो नेतृत्व का अभाव है, चेक नहीं है। एक कापड़ीबाज जी, आखिरी सवाल की, अगर मान लो दावेदार तो बहुत है वो यहाँ रेवाड़ी से टिकट के, लेकिन आपकी टिकट में अगर वही शख्सियत जो पहले थी वो आपकी टिकट कटवाने में कई बाधक बनते हैं, तो आपका बीजेपी के साथ क्या रवैया होगा? देखिए, मैं आपको बताऊं कि निश्चित तौर पर मानो ये फंड बट खत्म हो गई। अब एक व्यक्ति विशेष ना किसी की टिकट काट सकता है ना दिलवा सकता है। नहीं, पहले तो ऐसा हुआ था। हाँ, हो गया, वो नया नया काम था। अब कुछ ये भी समझे हैं, उस समय तक इनके मन में राम बसा नहीं था, अल्लाह निकला नहीं था। लेकिन क्योंकि मेरे चुनाव से पहले तो इनको वोट चाहिएगी, इनको मदद चाहिएगी, मैंने तो पहले भी करी, और जैसा बर्ताव ये करेंगे वैसे ही मैं भी कर सकता हूं। आपने सुना, बड़ी बेबाकी से सभी सवालों के जवाब दिए कापड़ीबाज जी ने, और इन्होंने नाम ना लेकर सीधा सीधा निशाना रामपुरा हाउस पर साधा कि उस वक्त तो उनके दिल में अल्लाह थे, राम नहीं था, लेकिन अब उनके दिलों में भी राम बस चुके हैं। इनको दुख तो जरूर है 2019 में जिस तरह से इनकी टिकट कटी, क्योंकि जिस तरह से रणधीर कापड़ीवास की छवि है, बेदाग छवि के नेता हैं ये, और लोगों से काफी प्यार इनको मिलता है, तो कहीं ना कहीं अब पार्टी ने कुछ सोचा होगा, तभी इनकी दोबारा पार्टी ने वापसी की है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि दावेदार तो बहुत हैं रेवाड़ी से, जो कि एमएलए बनना चाहते हैं, मंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन अब पार्टी किस पर विश्वास जताती है? उस शख्स पर जो उस वक्त पार्टी के साथ जुड़ा था जब पार्टी का कोई जनाधार नहीं था, या किसी नए चेहरे को मौका देती है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर रणधीर कापड़ीवास जी चुनाव लड़ते हैं तो शायद रेवाड़ी की सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में जरूर जा सकती है। आप देख रहे थे न्यूज वाइज, किसी और शख्सियत के साथ रूबरू होंगे, और मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज वॉइस।